नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पे मैं अरविंद पारिक आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने पहले दो वीडियो में हमने समुद्रगुप्त के पुत्र और बाद में उसके पुत्र जो कुमारगुप्त है उनके बारे में लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी, जिसके कुछ अभिलेख थे, उनकी जो मुख्य बातें थी। अभी जो उसकी कुछ बची हुई बातें हैं जैसे उपाधियां वगैरह है, उसके महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे चीन के साथ उसके राजनयिक संबंध थे। और उस अभिलेख से हमें पता चलता है कि इसने एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था जो साम्राज्य विस्तार के लिए, जिससे वैदिक काल में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था और ध्रुव देवी थी, उसके दो पुत्र थे। एक गोविंदराज था, गोविंदराज बसाड़ का राज्यपाल था। कुमारगुप्त जो था, इसका शासनकाल था 415 से 455 ईस्वी तक ये शासक बनता है। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला व्यक्ति गुप्त शासक होता है, 40 वर्षों तक ये शासन करता है। सर्वाधिक अभिलेख हमें इसके मिलते हैं 18 अभिलेख। सर्वाधिक मुद्राएं हमें इसकी मिलती है 14 प्रकार की मुद्राएं। इसके शासनकाल में ये इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और नालंदा विश्वविद्यालय को महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ठीक है, जिसको इसका एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया था। इसमें पुस्तकालय था, रत्नोधी ऐसे कुछ नाम था और 2014 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। बख्तियार खिलजी जो गौरी का एक दास होता है वो इसको जला देता है, कई दिनों तक ये जलती रहती है और कई जो मुख्य जो पांडुलिपि थी उनका नष्ट हो गई थी। अब सर्वाधिक जो अभिलेख थे इनमें कुछ 18 में जो मुख्य अपने जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं, केवल 2 ही पूछे जाते हैं उनके बारे में, और जो ताम्रपत्र जो है वो 3 है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला आप लिखिएगा, एक तो है बिलसड़, एक है मंदसौर, एक है मंदसौर। मंदसौर का एक अन्य नाम मिलता है, ये नाम पूछा गया है अभी कि मंदसौर का अन्य नाम था दसपुर। इसमें ये कहा गया है कि गुजरात की एक लाट जो जुला है या तंतुवाय थे वो दसपुर में एमपी में आ गए थे और अपना व्यापार करने लग गए थे। जैसे प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेन थे, ठीक वैसे ही मंदसौर जो प्रशस्ति या जो अभिलेख है उसके लेखक थे वत्स भट्टी। 3 ताम्रपत्र थे, वेग्राम, दामोदर पुत्र, एक आपका धंधे है। तीन ताम्रपत्र है, एक वेग्राम है, एक दामोदर पुत्र है, एक धंधे है। पत्थर पर उत्कीर्ण मुख्य 18 में से हम 2 ही पढ़ेंगे, एक तो बिलसड़ और दूसरा आपका मंदसौर। ठीक है, ये इसका पहला अभिलेख है। पहला अभिलेख मंदसौर किसके द्वारा रचित है? वत्स भट्टी द्वारा। मंदसौर का एक हमें अन्य नाम मिलता है दसपुर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये जरूर देख लेना। इसके अलावा इसने समुद्रगुप्त की भांति अश्वमेध यज्ञ किया था। हालांकि इसकी यज्ञ किया था, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता है, राजा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, जिसकी हमने वैदिक काल में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब हम एक बात और करते हैं इसकी कि इसके अंतिम जो समय था, जिसके समय पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ था, इसके अंतिम समय में पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ था।
अब इसकी उपाधियां जो है वो हमने नहीं की थी, मुख्य मुख्य बातें कर ली थी। अब इसकी थोड़ी उपाधियां आप लिख लीजिएगा। महेंद्रादित्य, एक उपाधि इनकी मिलती है महेंद्रादित्य, एक मिलती है परम भागवत। ये हमें गढ़वा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, एक उपाधि इसकी मिलती है शक्रादित्य, जो वेंसांग इसे कहता है, जो हर्षवर्धन के काल में आता है। एक उपाधि इसकी ये मिलती है हमें व्याघ्र बल पराक्रम, व्याघ्र बल पराक्रम। सिक्कों पर एक व्याघ्र को मारता दिखाया गया है, मारता दिखाया गया है। ठीक है, इसकी मुद्राओं पे हमें 3 या 4 प्रमुख मिलती है। मुद्राओं पर इसकी उपाधियां, मुद्राओं पर हमें मिलती है अप्रतिरथ, जिसका अर्थ होता है महान योद्धा। महान योद्धा। समुद्रगुप्त भी ये उपाधि धारण करता है। इसके अलावा 2 उपाधियां और आप लिख लीजिएगा, एक आप लिखिएगा महेंद्र और एक लिखिएगा प्रताप। हालांकि मुख्य मुख्य उपाधियां हमने लिखी है, और है 5-10 वो हमने नहीं लिखी है, क्योंकि फिर ज़्यादा हम उपाधियां अगर लिख लेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, कि कौन से को याद करें और कौन से को नहीं करें। एक तो महेंद्रादित्य, एक परम भागवत जो हमें किससे मिली है, गढ़वा लेख से। शक्रादित्य इसे वेंसांग कहता है। व्याघ्र बल, सिक्कों पर ये व्याघ्र को मारता हुआ दिखाया दिया है। एक अप्रतिरथ जो है वो महान योद्धा, एक महेंद्र जो, और एक प्रताप। ये इसकी प्रमुख उपाधियां थी। फिर इसकी जो स्वर्ण मुद्राएं मिली है, मुद्राएं जो है वो हमें 3 प्रकार की मिलती है। मुद्राएं जो है वो हमें इसकी 3 प्रकार की मिली है। स्वर्ण, रजत या चांदी और ताम्र, 3 प्रकार की मुद्राएं हमें इसकी मिली है। इसके अलावा सर्वप्रथम इसने मयूर शैली जो है ना, ये लिख लो आप, सर्वप्रथम मयूर शैली के, इसको अंडरलाइन कर लेना भाई, मयूर शैली को, कि किस आकृति में थी। मयूर जो शैली थी उसमें थी कि चांदी की मुद्राएं मिलती है, चांदी की मुद्राएं मिलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से, एमपी से, मध्य प्रदेश से। ये इसके अलावा हमने लगभग इसकी बातें कर ली थी। अब एक बात है, स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है, अंतिम इसकी बात लिख लो आप। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हमें एक जानकारी मिलती है। नेट में ये पूछा गया था, रीट में ये नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभिलेख में ये एक बात मिलती है इसकी, कि पुष्यमित्रों के आक्रमण के कारण गुप्तों की लक्ष्मी रूठ गई, लक्ष्मी रुष्ट हो गई, या गुप्त वंश की जो लक्ष्मी विचलित हो गई,
विचलित हो गई। किस में मिलता है? स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में विचलित हो गई। इसी कारण युवराज स्कंदगुप्त 3 रात गुप्त को 3 रात पृथ्वी पर जागकर बितानी पड़ी। लेकिन उसने अपने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया और अपनी माता के पास ठीक वैसे ही पहुंचा जैसे भगवान श्री कृष्ण देवकी के पास, अंडरलाइन कर लेना श्री कृष्ण देवकी को, देवकी के पास, किंतु परंतु जो भी आप लिखो, स्कंदगुप्त ने अपनी मां को विधवा पाया। इसकी माँ जो थी वो विधवा हो गई थी। इसके पिता जो थे वो ये आपके अंतिम दिनों में ख़त्म हो गए थे। अपनी माता को विधवा पाया। ये पुष्यमित्र जाति का जब आक्रमण हुआ था उसमें की बात है। पुष्यमित्र अंतिम दिनों में हुआ था इसके, है ना, क्योंकि इसके आगे का जो शासक है वो स्कंदगुप्त है। अंतिम दिनों में मित्र जाति का आक्रमण हुआ था, इतना ही ध्यान रखना इसमें। अंतिम दिनों में पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ था और स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र के आक्रमण के कारण गुप्तों की जो लक्ष्मी थी वो विचलित हो गई थी और इसी कारण युवराज स्कंदगुप्त ने 3 रात पृथ्वी पर जागकर बितानी पड़ी। 3 रात जागकर बितानी पड़ी, लेकिन उसने अपने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया और अपनी माता के पास ठीक वैसे ही पहुंचा जैसे भगवान श्री कृष्ण देवकी के पास, लेकिन अपनी माता को विधवा पाया था क्योंकि इससे पहले इसके पिता की जो थी वो मृत्यु हो चुकी थी। अब हम अगला कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, स्कंदगुप्त, जिसके सिक्कों में अत्यधिक मिलावट मानी जाती है और उसने हीणों को इतना भयंकर रूप से पराजित किया था कि दोबारा इन्होंने नाम ही नहीं लिया था। और इस काल के कारण इस आक्रमण के बाद गुप्तों का जो पतन की ओर अग्रसर हो गए थे। इसके बाद में जो आपके गुप्त है वो पतनशील हो गए थे। ये अंतिम महान शासक था, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक। दूसरी इसके बाद, इसके समय सुदर्शन झील की हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ही लिख रहा हूँ मैं। इसके समय
सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, इसकी डिटेल्स में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो आप उसमें ज़रूर देख लेना। सुदर्शन झील का जो इतिहास है उसमें मैंने एक वीडियो पूरा का पूरा सुदर्शन झील का ही बनाया था, तो उसमें आप देख लेना। यहाँ पे सिर्फ मैं यही बताया है। इसके समय सर्वाधिक सिक्कों में मिलावट होने, सर्वाधिक सिक्कों में मिलावट किसके काल में हुई थी? अगर प्रश्न आता है तो स्कंद गुप्त के समय। टाइम पीरियड है इसका 455 से 467 ईस्वी। ठीक है। इसने अपनी राजधानी अयोध्या का एक नाम हमने पहले चर्चा की थी, साकेत बनाई। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इसके समय सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था और ये गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। इसके समय सिक्कों में मिलावट जो थी वो सर्वाधिक थी। ये इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है। इसके अलावा एक दो बातें और है इसकी। यह पश्चिमी भारत में सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ये ध्यान में रखिएगा। और सिक्के किसके थे? ये पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। इसके अलावा ये वैष्णव धर्म को मानता था। ये वैष्णव था। इसके समय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यही है इसकी। इसके समय हूणों का आक्रमण हुआ, जिसको ये पीछे जखेल देता है, लेकिन इसके बाद में इनका आक्रमण हुआ और गुप्तों की प्रतिष्ठा को आघात लगा। और पतन की ओर अग्रसर हुए। ये इसके समय हूणों का आक्रमण होता है और गुप्तों की प्रतिष्ठा को ये आघात लगती है। हूण जो थे कौन थे? मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। मध्य एशिया की बर्बर जाति थी और हूणों का नेता कौन था? इस समय हूणों का नेता होता है खुशनवाज। ये इंपॉर्टेंट है भाई कि हूणों का नेता कौन होता है। इंपॉर्टेंट ये तीनों लाइन आप वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर ये प्रश्न आ जाता है कि किस गुप्त शासक के काल में
गुप्तों का पतन शुरू हो गया था। तो स्कंदगुप्त जो था, इसके शासनकाल के बाद में गुप्तों का पतन शुरू हो जाता है। और सर्वाधिक सिक्कों में मिलावट किसके काल में होती है? स्कंदगुप्त के काल में होती है। हुण कौन थे? हुण जो थे एक मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। और हुणों का प्रमुख नेता कौन था? तो हुणों का प्रमुख जो नेता था वो खुश नवाज था। ये इसकी मुख्य बातें थी। ठीक है। इसके अलावा इसने एक उपाधि धारण की थी, हुणों को इसने पराजित कर दिया था। और हुणों को पराजित करके इसने भी एक उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। ठीक है। हुणों से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है इसका, या एक ये आता है सुदर्शन झील का। एक तो ये आप देख लेना, एक ये देख लेना, और एक ये देख लेना। ये 3 लाइन इसकी इंपॉर्टेंट थी भाई, 1, 2 और 3, ये पूरी लाइन आपको देखनी है। इसके चीन के साथ राजनयिक संबंध थे। चीन के साथ राजनयिक संबंध थे। और इसने अपने दूत को भेजा था सांग वंश का, जो 466 में सांग सम्राट के दरबार में अपने एक दूत को भेजा था। 466 में ये अपने एक दूत को भेजता है सांग सम्राट के यहाँ। के दरबार में। एक इम्पोर्टेंट लाइन ये है, किसके साथ? विदेशियों में। यही था जो चीन के साथ इसके वैदेशिक संबंध थे। वैदेशिक संबंधों की अगर बात आती है तो है ना, ये एक लाइन और बची है स्कंदगुप्त की। एक बार ये जरूर आप देख लीजिएगा, इसके चीन के साथ राजनयिक संबंध थे। 466 में अपने एक दूत को सांग वंश के दरबार में ये भेजता है। ये वैष्णव होता है। राजधानी इंदौर अभिलेख से एक जानकारी हमें और मिलती है कि इंदौर ताम्रपत्र में, ये इसकी अंतिम लाइन है भाई। इंदौर ताम्रपत्र में तेलियों की श्रेणी द्वारा अंडरलाइन कर देना भी इसको, श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर को दान दिए जाने का उल्लेख है। दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। किसमें है? इंदौर ताम्रपत्र में। तेलियों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर, इन दोनों को अंडरलाइन करना। सूर्य मंदिर दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। ये था आपका साहब स्कंदगुप्त पूरा हो गया है। स्कंदगुप्त के बाद में कुछ शासक बचते हैं जो प्रवर्ती गुप्त है। इसके बाद में लगभग गुप्तों का पतन शुरू हो जाता है। और अंतिम जो शासक होते हैं वो विष्णुगुप्त होते हैं, जो एक बंगाल के एक राजा समाचार देव से हार जाते हैं। और उसके बाद में गुप्त जो राजवंश है वो समाप्त हो जाता है। अंतिम शासक विष्णुगुप्त होता है, जो समाचार देव बंगाल का एक शासक होता है, उससे ये हार जाते हैं। अब बात करते हैं प्रवर्ती गुप्त, यानी इसके बाद के जो गुप्त है, ये स्कंदगुप्त जो था वो अंतिम महान गुप्त शासक था। प्रवर्ती गुप्त में प्रमुख पहला शासक आता है आपका पुरुगुप्त। बाकी का वीडियो हम पुरुगुप्त के बारे में आज अध्ययन करेंगे। और पुरुगुप्त के बाद में जो प्रमुख है ये बौद्ध अनुयायी था। और पहला गुप्त शासक था जो बौद्ध अनुयायी था। पहला गुप्त
शासक था। सभी वैष्णव थे, है ना, वैष्णव धर्म को मानते थे। ये पहला गुप्त शासक था। अगर आ जाता है कि कौन सा शासक बौद्ध अनुयायी था, तो पुरु गुप्त था और कुमार गुप्त और अनंत देवी की ये संतान था। कुमार गुप्त और अनंत देवी की ये का पुत्र था। ये बौद्ध अनुयायी था, पहला गुप्त शासक था जो बौद्ध अनुयायी था। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है, यही एक बात इसकी ध्यान में रखनी है। पूर्व गुप्त के बाद में आता है आपका बुद्ध गुप्त। इसकी भी हमें एक ही बात ध्यान में रखनी है, बुद्ध गुप्त जो था दो बात ध्यान में रखनी है कि इसने बौद्ध विहार को दान दिया। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। एक, इसकी मृत्यु के बाद गुप्त वंश कितने भागों में बंट गया? 3 भागों में विभाजित हो गया। 3 भागों में विभाजित हो गया। उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। एक सेकंड भी मार्कर बुद्धगुप्त की केवल दो ही बात ध्यान में रखनी है। बौद्ध विहार दान में दिया और मृत्यु के बाद जो है वो गुप्त वंश 3 भागों में, ये बौद्ध मतानुयायी था। ठीक है। नालंदा महाविहार को दान दिया था। नालंदा महाविहार को ये दान देता है और ये बात कहता है वेनसांग। महाविहार को ये दान में देता है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है, एक इसकी मृत्यु के बाद गुप्त वंश 3 भागों में बंट गया था। पहला जो था वो मालवा का था और यहाँ का शासक था भानुगुप्त। एक होता है आपका बंगाल का, एक होता है मगध का। मगध का होता है नरसिंहगुप्त और बंगाल भानुगुप्त और बंगाल का वेणुगुप्त। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें मालवा वाले की ध्यान में रखनी है। इसके समय गोपराज नाम का सेनापति होता है। सेनापति जिसकी पत्नी सती हो जाती है। सती हो जाती है और ये बात हमें मिलती है 510 के एरण अभिलेख में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये काफ़ी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। अब की बार ये क्वेश्चन फिर आ सकता है। आर्टेट का एक बार का ये क्वेश्चन है एरण अभिलेख में और यह पहला अभिलेख ये साक्ष्य है सती प्रथा के बारे में जानकारी का। सती प्रथा की जानकारी का प्रथम साक्ष्य है। बस भानुगुप्त के बारे में इतना ही ध्यान में रखना है। कहाँ का था? मालवा का था। एरण भी मालवा में 510 ईस्वी का एक एरण अभिलेख होता है जिसमें गोपराज एक सेनापति होता है, उसकी पत्नी जो है वो सती हो जाती है। एच.सी. रायचौधरी से स्वतंत्रता संग्राम की इस युद्ध में सती एच.सी. रायचौधरी जो हेमचंद्र रायचौधरी है वो इस युद्ध को, जो ये युद्ध हुआ था जिसमें ये गोपराज मारा गया था, है ना,
तो इस युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। अंडरलाइन कर लेना कि संज्ञा दी है। मगध का नरसिंह गुप्त जो है ये हूणों के मिहिर कुल को कर देता था। हूणों का मिहिर कुल को टैक्स देता था, कर देता था। ये बात कहता है वेनसांग, और ये बाद में बौद्ध बन जाता है। ये जो है ना नरसिंह गुप्त, ये बौद्ध बन जाता है, बौद्ध भिक्षु बन जाता है, या बौद्ध बन जाता है, बौद्ध भिक्षु बन जाता है। अब है बंगाल का वेणुगुप्त। इसकी उपाधि मिलती है हमें द्वादश द्वितीय, और इसके बारे में भी एक इम्पोर्टेंट बात है, वो आप जरूर लिख लेना। वो है गुणेधर अभिलेख में, गुणेधर अभिलेख में सर्वप्रथम सामंत व महासामंत, सामंत और महासामंत शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद में अंतिम, ये मिटा देता हूं अभी मैं। अंतिम गुप्त शासक होता है आपका विष्णु गुप्त। ये बंगाल के समाचार देव से पराजित होता है। इसकी एक उपाधि मिलती है चंद्रा दे। ये ध्यान में रख लेना, एक तो ये और एक ये, बस द्वादशा द्वितीय, चंद्रा द्वितीय उपाधि बता दी थी क्या? चंद्रा द्वितीय अंतिम शासक होता है, ये ध्यान में रखना। किसके काल में ये 3 भागों में बंट जाता है। मालवा का भानुगुप्त और गोपराज जो युद्ध करता है, इसे एच.सी. रायचौधरी जो है, हेमचंद्र रायचौधरी है, वो ये कहते हैं कि साहब ये स्वतंत्रता संग्राम था। इसकी पत्नी सती होती है, जिसकी जानकारी हमें 510 के एरण अभिलेख में मिलती है। सती प्रथा की जानकारी का प्रथम साक्ष्य स्रोत है, अभिलेख ये स्रोत है। मगध का नरसिंह गुप्त जो है वो हूणों के मिहिर कुल को कर देता था, ये बात कहता है वेनसांग, और ये बौद्ध भिक्षु बन जाता है। बंगाल का जो वेणुगुप्त जो था, ये द्वादशादित्य की उपाधि धारण करता है। गुणेधर अभिलेख में ये सर्वप्रथम सामंत और महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसके बाद में अंतिम गुप्त शासक होता है विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त को बंगाल का एक शासक होता है कौन? समाचार देव, समाचार देव। इससे ये हार जाता है, इसकी उपाधि होती है चंद्रा द्वितीय। अब 5 लाइनें और लिख लो आप, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं ये करवा देता हूँ। कल हम इसका प्रशासन जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे तीनों क्लासों में। गुप्तों के पतन के कारण, अहिंसावादी नीति, कमजोर शासक,
क्योंकि अंतिम ये बुद्ध बन गए थे, बौद्ध बन गए थे, है ना। बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, जैसे हूणों के आक्रमण बहुत ज़्यादा होते हैं, मिहिरकुल करता है, इसके पहले समुद्रगुप्त के समय होता है ना, सॉरी शकों का और हूणों के आक्रमण होते हैं। शक और हूणों के कारण ये पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जो स्कंदगुप्त के समय होता है, स्कंदगुप्त के समय होता है, और यहाँ से ये पतन शुरू हो जाता है और इनकी लक्ष्मी भी विचलित हो जाती है, आर्थिक स्थिति का बहुत नुकसान होता है, शकों से होता है ना। प्रांतों की स्वतंत्रता, प्रांत जो थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में विकेंद्रीकरण शासन था, डिसेंट्रलाइजेशन, और प्रांत जो होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं, है ना। तो पतन का कारण माना जाता है सामंतवाद का प्रसार। ये अभी हमने वेणुगुप्त का जो गुणेंद्र अभिलेख पढ़ा था, वेणुगुप्त का गुणेंद्र अभिलेख में हमें सामंत और महासामंत का प्रथम अभिलेख की जानकारी मिलती है, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो सामंत कौन होते थे, जैसे इसका प्रभाव हमें राजस्थान में भी मिलता है, जैसे काका जी, भाई जी वगैरह जैसे हम कहते हैं। तो सामंतवाद जो होते हैं उसमें कोई नौकर वगैरह नहीं होते थे, उसके ही जो परिवार का जो अंश होता था, उसके परिवार के बंधु बांधव होते थे, उनको जैसे छोटा राज्य बना दिया जाता था और उन पर उसको अधिकार दे दिया जाता था, जिससे जो प्रशासन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता था, क्योंकि लंबा साम्राज्य संभालने में एक ही व्यक्ति में काफ़ी समस्याएं होती थी, जिसके कारण विकेंद्रीकरण की जो प्रथा थी वो हमें गुप्त काल में ही मिलती है और गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता था। अब अपने कल की जो क्लासें हैं उसमें हम गुप्त जो प्रशासन है, कला संस्कृति है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।